तो आज बच्चों हमें शुरू करना है प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 से करना है पहले, ठीक है। तो इस पर आप मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी है, यानी कि ये एग्ज़ाम में अब जब भी अपने एग्ज़ाम से पहले रिवीजन करो तो इस क्वेश्चन को ज़रूर करना है, तो इससे कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन। इसमें लिखा है फॉलोइंग इज़ द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ लॉयन क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो हमें एक लॉयन क्लब का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है। क्या क्या है एक बार नज़र मार लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस, कैश बैंक, उसके बाद बहुत सारी रिसिप्ट्स दे रखी हैं आपको लाइन से, ये वो ये वो ये वो। उस तरफ आपको पेमेंट्स दे रखी हैं बहुत सारी, सैलरी, क्रेडिटर, ये वो ये वो ये वो, और क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है ना। तो इससे तो अभी फ़िलहाल हमें मतलब नहीं है। फिर दे रखा है उसने एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ एज ऑन 1 अप्रैल 2019 वर एज फॉलोज। तो उसने हमें 1 अप्रैल 2019 के एसेट्स और लाइबिलिटीज़ दे रखे हैं, ठीक है, मतलब ओपनिंग वाले। तो उस पर हम एक बार नज़र डाल देते हैं। फिक्स्ड एसेट्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट्स इन 12% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ठीक है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, प्रीपेड इंश्योरेंस। तो ये तो यहाँ तक तो सारे एसेट्स हैं, ये सब क्या हैं, एसेट्स। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर, ये क्या है जी, लाइबिलिटी। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, लाइबिलिटी। एंट्रेंस डोनेशन रिसीव्ड पेंडिंग मेंबरशिप, ये भी एक प्रकार की कह सकते हो लाइबिलिटी। और ग्रेचुइटी फंड, ये एक मतलब क्या है जी, स्पेसिफिक फंड, मतलब है तो लाइबिलिटी ही, स्पेसिफिक फंड। फिर दे रखा है द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर टू बी मेड वाइल ड्राइंग अप द अकाउंट्स। कह रहा है कुछ एडजस्टमेंट्स करके दिखाओ, मतलब दे रखी हैं। तो नंबर 1 सब्सक्रिप्शन, तो किस पे तारा लगा लेते हैं, सब्सक्रिप्शन पे, ठीक है। तो तारा याद है ना आपको कि तारे किन पे लगाने हैं, जिनका कोई एडजस्टमेंट होगा। तो हम सब्सक्रिप्शन पे तारा लगा लेते हैं। सेकंड भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, तारा लगा लिया। थर्ड है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सैलरी का और इलेक्ट्रिसिटी का। तो सैलरी पर भी तारा लगा लेते हैं और इलेक्ट्रिसिटी पर भी तारा लगा लेते हैं। कहाँ है इलेक्ट्रिसिटी, ये भी। तो ये सब तारों का मतलब है, ये सब अकाउंट्स आपसे बनवाए जाएंगे। भाई क्लियर है पॉइंट। तारे का मतलब है एडजस्टमेंट और एडजस्टमेंट का मतलब है अकाउंट, है ना। फिर उसके बाद है 50% एंट्रेंस डोनेशन वॉज टू बी कैपिटलाइज्ड, देयर वॉज नो पेंडिंग मेंबरशिप एज ऑन 31 मार्च 2020, ठीक है। तो एंट्रेंस डोनेशन पर भी एक तारा सा लगा लेते हैं ताकि इसका याद रहेगा, एडजस्टमेंट है। उसके बाद है कॉस्ट ऑफ एसेट सोल्ड नेट ऑन 1 अप्रैल 2019 वॉज 10,000। तो हमने कह रहा है कुछ एसेट्स बेचे हैं, उनकी कॉस्ट दे रखी है 10,000। तो एसेट्स कहाँ हैं, एसेट्स ये रहा, फिक्स्ड एसेट, तो इस पे भी तारा लगा लेते हैं। बाकी उसके बाद डेप्रीसिएशन इज़ टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट 10% ऑन एसेट्स, ये एसेट्स पर तारा लगा ही रखा है। सम ऑफ 20,000 रिसीव्ड इन अक्टूबर 2019 एज एंट्रेंस डोनेशन फ्रॉम एन एप्लीकेंट वॉज टू बी रिफंडेड एज ही हैज़ नॉट फुलफिल्ड द रिक्विजिट मेंबरशिप क्वालिफिकेशन, द रिफंड वॉज मेड ऑन 30 जून, ठीक है। तो एंट्रेंस डोनेशन पे भी तारा लगा रखा है। बाकी परचेजेस मेड ड्यूरिंग द ईयर 15 लाख। तो परचेजेस का तारा किस पे लगाएं, परचेजेस का तारा लगाएंगे क्रेडिटर पर, क्योंकि परचेजेस देता है ना, जब वो खाली परचेजेस देता है तो हम मानते क्रेडिट परचेज ही हैं। क्या मानते हैं जी, क्रेडिट परचेज। ये मैं लिख देता हूँ, या तो वो बताएगा कैश परचेज है तो पेमेंट में दे रखा होगा, लेकिन खाली परचेज का मतलब होता है क्रेडिट परचेज, है ना, उधार पे खरीदा, ये माना जाता है। बाकी वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक दे रहा है 2,10,000, ठीक है। तो स्टॉक पे भी एक तारा लगा लेते हैं। स्टॉक कहाँ है, ये रहा।
स्टॉक। उसके बाद जी, द क्लब एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी चार्जेस ऑफ टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑल परचेज मेड ऑन अकाउंट ऑफ क्रॉकरी, कटलरी, ग्लास एंड निलिन इन द ईयर ऑफ परचेज। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब है, ये तो एक जानकारी है, इसमें देख रहे हो आप कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं दे रखी, ये कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इट इज़ ओनली इन्फॉर्मेशन। तो ये वो कह रहा है कि ये क्लब क्या करता है, इस क्लब की पॉलिसी ये है कि ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चार्ज ऑफ कर देता है। चार्ज ऑफ का मतलब है डेबिट करना, चार्ज ऑफ का मतलब होता है डेबिट कर देता है। क्या क्या डेबिट कर देता है? जो भी हमने परचेज करी, क्रॉकरी, कटलरी, ग्लास और लिनन। तो ये क्यों बता रहा है, मतलब ये इन्फॉर्मेशन क्यों बता रहा है? वो ये इसलिए बता रहा है कि हो सकता है बच्चा सोचे कि हमने क्रॉकरी खरीदी है तो ये तो एसेट है, या हो सकता है बच्चा सोचे हमने कटलरी खरीदी है, ये तो एसेट है, हो सकता है बच्चा सोचे हमने ग्लास खरीदा है, ये तो एसेट है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो कह रहा है हम इन्हें एसेट नहीं समझते हैं, हम इन्हें कहाँ पर लिख लेते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो वो ये इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है, ठीक है। बाकी कह रहा है जी, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है, एंड द बैलेंस शीट विद अलॉन्ग द नेसेसरी वर्किंग। चलो, तो मतलब हमको सॉल्यूशन में तो दो ही चीज़ें दिखानी है, तो पहले हम ढांचे बना लेते हैं, फिर वन बाय वन सारी बातें धीरे धीरे करते रहेंगे। तो बनाओ आप पहला नंबर 1 ढांचा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये आप बना लो, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 और 3, 15, लगभग 15 लाइनों का बना लो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फिर उसके बाद जी बैलेंस शीट। तो एक बैलेंस शीट बना लो, बैलेंस शीट भी 31 मार्च 2020 लगभग बना लो, 3, 3, 6, 3, 9 लाइनों की। ठीक है जी। और उसके बाद अपना जो भी करना है हमको, वो करना है वर्किंग नोट में। तो वर्किंग नोट में हम क्या क्या बनाते हैं आपको याद ही होगा। एक तो ओपनिंग बैलेंस शीट बना लेते हैं 1 अप्रैल 2019 की, ठीक है जी। वो भी आप बना लो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 लाइनों के आसपास की। और इसके अलावा कौन कौन से खाते बनाए, चलो आप बताओ। जो एडजस्टमेंट याद आ रही हैं, एक तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लेते हैं, है ना, इनकम अकाउंट होता है ये। सैलरी वो बना लेते हैं। तो ये एक इनकम अकाउंट हो गया। ये सब आप छोटे छोटे से बना लो फॉर्मेलिटी के लिए। सैलरीज अकाउंट बना लो। और बताओ एडजस्टमेंट और कौन सी थी? इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट बना लो। तो सर ये बनाने ज़रूरी हैं क्या, हम बिना बनाए कर लें? तो आप बिना बनाए कर तो सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन मुझे बड़ा मज़ा आता है इसके अंदर, तो मैं तो इसीलिए बनाने में ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, और इससे फिर गलती नहीं होती। हाँ, रफ़ ही बनाने, ये फेयर कहाँ है? ये तो मेरी इतनी सुंदरता तो रफ़ में चलती है, फेयर वाली सुंदरता देख ली तुमने तो बच्चा बेहोश हो जाए।
तो ये तो इतनी सुंदरता तो मैं रफ में रखता हूँ, फेयर वाली सुंदरता तो आपको मतलब पागल कर देगी। अच्छा, और सैलरी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गया, और क्या एडजस्टमेंट दी? एक क्रेडिटर अकाउंट भी बना लो चलो, क्योंकि उसके साथ स्टॉक की कहानी चलती है ना। कंज्यूम्ड पार्ट वाली कहानी याद है आपको? कंज्यूम्ड पार्ट वाला कॉन्सेप्ट याद है ना? तो वो भी इसमें है ना पॉइंट, वो भी करेंगे डील। तो क्रेडिटर अकाउंट, स्टॉक अकाउंट बना लो। बस बाकी मेरे ख्याल से सब बिना खाते के भी इजीली करने वाली थी शायद। बाकी देख लेंगे क्वेश्चन में जो भी करेगा। तो मैं इस क्वेश्चन को पहले एडजस्टमेंट से पॉइंट वाइज पॉइंट हम डील करेंगे, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है ना, इसके अंदर 10 तो एडजस्टमेंट है। बच्चा आधा तो वैसे ही डर के मारे बेहोश हो जाए कि भाई 10 एडजस्टमेंट है, ये क्या हो गया। तो हम एडजस्टमेंट बाइज एडजस्टमेंट पहले करेंगे, ठीक है ना, तो हमको फिर डर नहीं लगेगा। तो आप बना लो, चलो ठीक है। बाकी फिर जो अकाउंट अगर लगेगी ज़रूरत तो तब की तब बना लेंगे। तो अब मैं पहले क्वेश्चन को एडजस्टमेंट से सॉल्व करूँगा, मतलब हम 1 बाय 1 एडजस्टमेंट्स को पकड़ेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहली एडजस्टमेंट दे रखी है, नंबर 1 एडजस्टमेंट दे रखी है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2020। तो हमें ये सब्सक्रिप्शन एडवांस दे रखा है, रिसीव हुआ, और 31 मार्च 2020 का दे रखा है, मतलब एक तरह से क्लोजिंग बैलेंस। तो ये हमारे लिए आपको पता ही है लायबिलिटी होती है। तो पहले तो इसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख लेते हैं, आ जाओ, ठीक है। पहले तो इसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख लेते हैं, लायबिलिटी में लिखना, सब्सक्रिप्शन एडवांस 18,000, ठीक है। और दूसरी जगह इसको कहाँ लिखेंगे? अब सब्सक्रिप्शन अकाउंट में आपको बताया था ना, एडवांस है, लायबिलिटी है, क्लोजिंग, तो कहाँ लिखते हैं? डेबिट साइड में। तो टू सब्सक्रिप्शन एडवांस क्लोजिंग, है ना। क्लोजिंग बैलेंस आपको यहीं सिखाया था, क्योंकि लायबिलिटी होती है ना। तो ठीक है जी, तो 2 जगह लिख लिया, एक डेबिट साइड पर आ गया और एक क्रेडिट साइड पर आ गया, बस ख़त्म हो गया, एडजस्टमेंट इज़ ओवर। अब सेकंड पॉइंट, सेकंड एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑन 31 मार्च 2020। तो ये भी आपको क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दे रखा है। तो ये आपको पता है एसेट होता है ना, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग। तो एक तो इसको बैलेंस शीट में लिख लेते हैं, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाओ, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है ना, मतलब एक तरह से एक्रूड भी कह सकते हो, 7,000। और दूसरा कहाँ लिखेंगे? अब सब्सक्रिप्शन अकाउंट में आपको बताया था ना, एसेट का क्लोजिंग बैलेंस हम कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट साइड पे, एसेट की तरह, है ना। ये एसेट होता है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, तो उसका क्लोजिंग बैलेंस हम यहाँ लिख लेंगे 7,000, ठीक है। तो 2 एडजस्टमेंट ओके हो गई। अब क्योंकि इसमें सब्सक्रिप्शन का लिंक है, तो हम पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब सब्सक्रिप्शन के बारे में हमें और कोई जानकारी दे रखी है क्या? और कोई देखते हैं। अब सब्सक्रिप्शन के बारे में हमें ये ओपनिंग में भी इंफॉर्मेशन दे रखी थी, 1 अप्रैल की इंफॉर्मेशन है, ये भी लिख लेंगे। तो एक दे रखा था, ये देखो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग में है 12,000 और रिसीव्ड इन एडवांस है 15,000। तो ये ओपनिंग वाली फिगर कौन सी बैलेंस शीट में लिखेंगे? ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे। तो क्लियर हो गया। तो ये दोनों फिगर्स ओपनिंग वाली बैलेंस शीट में लिख लेते हैं। तो अब ओपनिंग बैलेंस शीट में चलते हैं, आ जाओ। ओपनिंग बैलेंस शीट में ये रही,
तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट में लिख लो 12,000 और सब्सक्रिप्शन एडवांस लायबिलिटी में लिख लो 15,000। फिर सब्सक्रिप्शन अकाउंट में इनको कैसे कैसे लिखेंगे जी, ये भी आपको सिखाया था। ठीक है, डेबिट साइड पर तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है ना, क्योंकि एसेट है, तो एक तरह से ओपनिंग बैलेंस 12,000 और क्रेडिट साइड पर सब्सक्रिप्शन एडवांस क्योंकि लायबिलिटी है 15,000। तो ओके हो गया जी। और फिर बस आपको खाते में आखिरी आइटम लिखना है सब्सक्रिप्शन का, वो हमें दे रखा है रिसिप्ट्स में, ये रहा। तो सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव कितनी हुई 2,02,750। तो इसको सब्सक्रिप्शन अकाउंट में कौन सी साइड लिखना सिखाया था, क्रेडिट साइड। तो यहाँ लिख लेते हैं बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये हमें जो रिसीव्ड हुई वो दे रखी है रिसिप्ट 2,02,750। बस अब आप चैम्प तो निकालो जी, मतलब टोटल करके बैलेंसिंग फिगर कितनी आएगी। ठीक है, और टोटल भी बता दो एक बार। 224,750 224,750। तो ये जो येलो कलर में बैलेंसिंग फिगर बचेगी, ये आपको पता चल गया कि कितना आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो कितना बच रहा है 194,750। ठीक है जी। चलो, तो इसको अपना INE अकाउंट में लेके चलते हैं 194,750 को। आ जाओ, तो इनकम वाली साइड पे लिख दो 194,750 बाय सब्सक्रिप्शन। ठीक है, वर्किंग नोट 194,750। चलो, तो आपकी 2 एडजस्टमेंट्स कंप्लीट, तो 10 में से 2 कंप्लीट हो गई। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं जी। नंबर 3 एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर सैलरीज और इलेक्ट्रिसिटी, तो दोनों को अलग अलग ही लेते हैं। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जब वो कुछ नहीं बताता ना कौन सी डेट, तो ये हम क्लोजिंग ही मानते हैं। कौन सी मानते हैं, क्लोजिंग, क्योंकि एडजस्टमेंट में दे रहे हैं ना, तो साल के एंड की ही होगी। तो कौन सी बैलेंस शीट में लिखेंगे इसको हम, क्लोजिंग बैलेंस शीट में, है ना। आउटस्टैंडिंग दोनों लाइबिलिटियाँ हैं, तो लिख लेते हैं पहले। आ जाओ, तो पहले तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख लेते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरीज 8,000 ही है, और आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी 15,000। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी 15,000। अब क्लोजिंग बैलेंस मतलब क्लोजिंग लाइबिलिटियाँ, तो सैलरी अकाउंट में चलते हैं अब। तो सैलरी अकाउंट में कहाँ लिखोगे आप, है ना, लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस है ना, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी, लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड पर 8,000। और इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी में भी 2, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी क्लोजिंग बैलेंस 15,000। ठीक है जी। अब सैलरी और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानकारी कहाँ दे रखी होगी हमें, पेमेंट्स में चलते हैं, वहाँ पर हमने सितारे लगाए थे। तो सैलरी की पेमेंट है 1,20,000 और इलेक्ट्रिसिटी की पेमेंट दे रखी है 28,000। तो इनको कौन सी साइड लिखेंगे खाते में,
याद है ना, एक्सपेंस अकाउंट सिखाया था जब, डेबिट साइड टू R&P अकाउंट, है ना। तो जो भी हमने पेमेंट कर रखी है सैलरी की 1,20,000 वो लिख लो सैलरी में, और इलेक्ट्रिसिटी में टू R&P अकाउंट कितनी पेमेंट कर रखी है 28,000, तो ये लिख लो बस। और तो कोई आइटम है नहीं इनका, तो ये खाते आप क्लोज कर दो। तो दोनों ही खातों से आपको ये पता लग जाएगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितने रुपए आपको ट्रांसफ़र करने हैं। तो ये आप निकाल लो बैलेंसिंग फिगर्स। तो सैलरी 128, और 28 और 15 कितना हो गया, 28 और 15 43। तो इलेक्ट्रिसिटी 43, ठीक। तो सब बच्चों को बिल्कुल ओके। चलो तो ये हम लिख सकते हैं अब अपने INE अकाउंट में। तो सैलरीज लिख लेते हैं 128 और इलेक्ट्रिसिटी 43। तो 128 और 43, तो आ जाओ INE अकाउंट में। टू सैलरीज 128 और टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 43, और दोनों के ब्रैकेट में वर्किंग नोट। तो आपकी 3 एडजस्टमेंट्स ख़त्म हो गई, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को डाउट दिक्कत तो नहीं है? चलो जी, उसके बाद 3 के बाद है जी नंबर 4। तो ये आपको मतलब अच्छा एडजस्टमेंट है ये, क्योंकि नंबर 4 और नंबर 7 हमें एक साथ करनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों ही किससे डील कर रही हैं, एंट्रेंस डोनेशन से, है ना, दोनों बातें। तो नंबर 4 और 7 को मतलब एक साथ ही हमें डील करना पड़ेगा। तो पहले 4 पढ़ लेते हैं फिर 7 पढ़ लेते हैं। तो 4 में तो कह रहा है जी 50% ऑफ एंट्रेंस डोनेशन वॉज कैपिटलाइज्ड। कह रहा है आधी डोनेशन जो है एंट्रेंस डोनेशन उसे कैपिटलाइज करो। कैपिटलाइज करने का मतलब होता है लाइबिलिटी साइड पर शो करना, है ना। कैपिटलाइज करने का मतलब क्या होता है, लाइबिलिटी साइड पर शो करना। तो आधी को हम लाइबिलिटी साइड पर शो करेंगे, और जो बाकी आधी है मतलब जो बची हुई 50% होगी उसको हम अपनी इनकम की तरह शो करेंगे। मतलब वो हमारे लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड पर आएगा। तो पहले आपको ये बात क्लियर हो गई। बाकी कह रहे हैं देयर वॉज नो पेंडिंग मेंबरशिप एज ऑन 31 मार्च 2020, ठीक है। फिर पॉइंट नंबर 7 भी पढ़ देता हूँ। ए सम ऑफ 20,000 रुपये रिसीव्ड इन अक्टूबर 2019 एज एंट्रेंस डोनेशन फ्रॉम एन एप्लीकेंट was to be refunded as he has not fulfilled the requisite membership qualification. The refund was made on 3 जून 2020, ठीक है। चलो तो ये दोनों पॉइंटों को समझाने के लिए, और एक बार एंट्रेंस डोनेशन का आपको ओपनिंग बैलेंस भी दे रखा था, तो मतलब ये भी दिखा देता हूँ। एंट्रेंस डोनेशन रिसीव्ड, पेंडिंग मेंबरशिप है ना, लाइबिलिटी ओपनिंग बैलेंस दे रखा था 1 लाख। तो पहले तो हम इसी को लिख लेते हैं क्योंकि एंट्रेंस डोनेशन पॉइंट डील कर रहे हैं ना। तो एंट्रेंस डोनेशन ये लाइबिलिटी तो कौन सी बैलेंस शीट में लिखेंगे हम, ओपनिंग, क्योंकि ये उसने 1 अप्रैल की जानकारियों में दे रखा था ना कि एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑन 1 अप्रैल। तो पहले तो आप इसको ओपनिंग बैलेंस शीट में चलते हैं, वहाँ पे लिखते हैं। तो एंट्रेंस डोनेशन रिसीव्ड पूरे ही लिख लो, पेंडिंग मेंबरशिप। तो ओपनिंग में कितने रुपए है, 1 लाख। ठीक है। चलो तो एंट्रेंस डोनेशन रिसीव्ड पेंडिंग मेंबरशिप। तो मैं स्टोरी भी समझा देता हूँ, और आप अगर कहोगे तो खाता भी बना सकता हूँ, मुझे दोनों में ही कोई टेंशन नहीं है।
तो लेकिन अब आप सुनते रहना ध्यान से, ठीक है। तो एंट्रेंस डोनेशन जो है वो हमारी मतलब एक लाइबिलिटी है, तो हम एक लाइबिलिटी अकाउंट की तरह अगर इसको प्रिपेयर करें तो हमारे पास ओपनिंग में कितनी लाइबिलिटी दे रखी है, गिवन 1 लाख, है ना। तो आप ऐसा भी समझने के लिए सोच सकते हो कि हमें कितनी लाइबिलिटी दे रखी है, 1 लाख। बाकी पूरी स्टोरी क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ नीचे एक डायग्राम पर, बस आप सुनते रहना, लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको स्टोरी समझा देता हूँ पॉइंट 4 और पॉइंट 7 की कि क्या है। तो भाई ये है, मान लेते हैं हमारा प्रीवियस ईयर, ठीक है, ये है हमारा प्रीवियस ईयर। उसके बाद ये है जी हमारा करंट ईयर, ठीक है। तो ये है पहले 2018-19 प्रीवियस ईयर और ये है 2019-20 करंट ईयर। तो उसने हमें ये बताया है, उसने हमें 1 अप्रैल 2019 की इंफॉर्मेशन में ये बता रखा है कि हमें एंट्रेंस डोनेशन रिसीव हुई, ठीक है ना, एंट्रेंस डोनेशन रिसीव हुई, लेकिन अभी तक हमने अलॉटमेंट नहीं करा, या मतलब अभी तक हमने मेंबरशिप नहीं दी, पेंडिंग मेंबरशिप, है ना, जिसको हम कह रहे हैं लाइबिलिटी, राइट, यही कह रहे हैं। अब किसी भी चीज़ को हम लाइबिलिटी कब कहते हैं उसको आप ध्यान से समझना कि भाई इसको लाइबिलिटी क्यों कहा जा रहा है, कि पैसे तो मिल गए, एंट्रेंस डोनेशन पैसे तो मिल गए, मान लो किसी आदमी ने मुझे यहाँ पर पैसे दे दिए 1 लाख रुपए, पैसे तो मिल गए, लेकिन मैं कह रहा हूँ पेंडिंग मेंबरशिप, मैं इसको लाइबिलिटी कह रहा हूँ। तो ऐसा कब होगा, पहले वो मैं आपके एंगल से समझाता हूँ। अगर मान लो आप में से कोई बच्चा आज कह रहा है सर ये लो सीए इंटर की फ़ीस ले लो 1 लाख रुपए, लेट से आप में से किसी बच्चे ने मुझे आज सीए इंटर की फ़ीस दे दी, ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा, फीस रिसीव्ड, मैं क्या बोलूँगा, फीस रिसीव्ड। लेकिन मैं उस फीस रिसीव्ड को अभी भी लाइबिलिटी समझूंगा, क्योंकि मैंने रिसीव तो कर ली सीए इंटर की फ़ीस आपसे, पर आपको अभी क्या सीए इंटर पढ़ाना शुरू कर दिया, अभी तो नहीं, वो तो अगले साल पढ़ोगे आप, बात समझ आ गई। इसी तरह इस एनजीओ ने एंट्रेंस डोनेशन रिसीव कर ली किसी आदमी से, लेकिन अभी लिखा है पेंडिंग मेंबरशिप, यानी कि अभी मेंबरशिप नहीं दी, मेंबरशिप उसको बोला गया अगले साल मिलेगी। तो ये 1 लाख रुपए जो है ना, आप इसको इस नज़र से देख सकते हो एक तरह से कि इट इज़ द मनी रिसीव्ड इन एडवांस, इट इज़ बेसिकली मनी रिसीव्ड इन क्या, एडवांस। ये पैसा आपको एडवांस में मिला है, समझ आ रहा है पॉइंट आपको, पहले इतनी बात समझ आई, आपको लाइबिलिटी का रीज़न समझ आया कि लाइबिलिटी क्यों है, क्योंकि ये अभी एंट्रेंस डोनेशन मिल गई लेकिन लिखा है पेंडिंग मेंबरशिप। तो ये तो एक स्टोरी हो गई। अच्छा, अब पॉइंट नंबर 7 में समझाता हूँ कि क्या लिखा है। पॉइंट नंबर 7 में लिखा है, वो भी पढ़ो। ए सम ऑफ 20,000 रुपए रिसीव्ड इन अक्टूबर 2019 एज एंट्रेंस डोनेशन फ्रॉम एन एप्लीकेंट was to be refunded as he has not fulfilled the requisite membership qualification. The refund was made on 30 जून 2020। चलो, तो इसको भी ध्यान से समझना। पॉइंट नंबर 7 की स्टोरी समझाता हूँ, फिर सबका लिंक बनाएंगे। अब मुझे अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर 2019 में एक आदमी से एंट्रेंस फीस मिली, इस आदमी से, इसने मुझे 20,000 रुपये दे दिए, मैंने इससे पैसे ले लिए, ठीक है भाई। लेकिन कुछ दिनों बाद हो सकता है ये आदमी एक छटा हुआ बदमाश निकला, ये स्मगलिंग के केस में पकड़ा गया, मान लो। तो अब इसने जो मेंबरशिप की प्री रिक्विजिट क्वालिफिकेशन थी उसको इसने ब्रीच कर दिया, लेट से। तो अब क्या मैं इस आदमी को अपने एनजीओ का मेंबर बना लूँगा? नहीं। क्या मैं इसको एंट्रेंस फीस मतलब रख के इसको अपना हम मेंबर बना लेंगे? नहीं। तो हमें अब इसको मेंबरशिप से हटाना है, कैंसिल करनी है इसकी मेंबरशिप, और अब इससे लिए हुए 20,000 रुपये मुझे क्या करने हैं? रिफंड करने हैं। वेरी गुड। तो आपको पहले स्टोरी समझ आ रही है कि स्टोरी क्या लिखी हुई है? तो मुझे इस आदमी के 20,000 रुपये क्या करने पड़ेंगे? लौटाने पड़ेंगे। अब ये पैसे पता है मैंने इसको कब लौटाए? वो भी डेट दे रखी है सवाल में।
वो पैसे मैंने लौटाए हैं 3 जून 2020 को। ये पैसे मैंने कब रिफंड करे? 3 जून 2020 को। ये दे रखा है, मतलब 6 महीने बाद, 6 भी नहीं, लगभग 8-10 महीने बाद। तो आपको पहले स्टोरी समझ आई? तो अब आप मुंशी जी से दिमाग लगाने का प्रयास करें। मैं ब्लू कलर कर रहा हूँ। आप जब 31 मार्च 2020 वाले दिन अपनी किताबें लेकर खड़े होंगे तो उस दिन ये 20,000 रुपये आपको क्या नज़र आ रहे होंगे? ये सोचो ज़रा कि आपको किसी आदमी के 20,000 रुपये रिफंड करने। ऐसे सोचो प्रैक्टिकली कि यू हैव टू रिफंड 20,000 जो आपने अभी तक रिफंड करे नहीं है। तो आप इसको क्या ट्रीट करेंगे? लाइबिलिटी। वेरी गुड। तो आप इसको क्या ट्रीट करेंगे? लाइबिलिटी, क्योंकि ये 20,000 रुपये आपको किसी को वापस करने है ना, लेकिन आपने अभी तक वापस नहीं करे। आप कब वापस कर रहे हो? जून के महीने में। तो ये 20,000 रुपये विल बी ट्रीटेड एज योर लाइबिलिटी। ये आपका लाइबिलिटी है। ठीक है, तो आपको सबको समझ आया स्टोरी पहले? तो अब बताओ, इसको लाइबिलिटी को अब हमें कहाँ लिखना चाहिए? इस लाइबिलिटी को क्लोजिंग बैलेंस शीट में, क्योंकि ये 20,000 रुपये हमें जो रिफंड करने थे लेकिन हमने अभी तक रिफंड नहीं करे, तो अब हम इसको लाइबिलिटी कौन सी बैलेंस शीट में शो करेंगे? क्लोजिंग बैलेंस शीट में शो करेंगे। तो क्लियर हो गया पॉइंट? चलो, तो पहले हम इस 20,000 को लेकर चलते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट की तरफ, है ना। तो जितना जितना पॉइंट आता रहेगा उतने उतना लिखते रहेंगे। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख लेते हैं लाइबिलिटी में एंट्रेंस फीस टू बी रिफंडेड 20,000 रुपये। एंट्रेंस फीस टू बी रिफंडेड 20,000 रुपये। और बाकी इसको एंट्रेंस फीस को या एंट्रेंस डोनेशन को, एंट्रेंस डोनेशन नाम था ना, हाँ, तो डोनेशन लिख लो। सॉरी, मैंने फीस वर्ड यूज़ कर दिया। एंट्रेंस डोनेशन, सॉरी, टू बी रिफंडेड। तो ये हमारी लाइबिलिटी होगी। तो अब इस एंट्रेंस डोनेशन को अब आप देखना, बस आपको समझाने के लिए, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि एंट्रेंस डोनेशन का जो क्लोजिंग है, मतलब मेरा लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 20,000 रुपये। तो आपको अकाउंट के माध्यम से दो बातें समझ आ गई पहले। तो 1 लाख रुपये ओपनिंग लाइबिलिटी गिवन है और 20,000 क्लोजिंग लाइबिलिटी गिवन है, राइट। अब हमें कुछ रिसिप्ट भी हुई होगी, तो मैं रिसिप्ट देखने जा रहा हूँ कि हमें कितनी रिसिप्ट हुई है, वो मैं रिसिप्ट्स में देखने जा रहा हूँ। ये रही रिसिप्ट्स। एंट्रेंस डोनेशन 1 लाख रुपए, ये रिसिप्ट हुई है। तो एंट्रेंस डोनेशन अकाउंट सोचो। अच्छा, इसकी जर्नल एंट्री क्या हुई होगी एंट्रेंस डोनेशन रिसीव होने की? कैश अकाउंट डेबिट टू एंट्रेंस डोनेशन। तो इसकी क्रॉस पोस्टिंग एंट्रेंस डोनेशन अकाउंट में कहाँ होगी? बाय कैश, है ना, बिल्कुल सही। तो ये हमारे को रिसिप्ट हुई कितने रुपए? 1 लाख रुपए। तो समझ आ रहा है आपको पॉइंट? तो अगर मैं खाते के हिसाब से भी समझूं तो आप ये चाहे खाता खाता बना लेना, बस नीचे की ड्राइंग छोड़ दो। तो अगर आप ये खाता खाता बनाओ तो ये हमारा एक लाइबिलिटी अकाउंट बन रहा है एंट्रेंस डोनेशन। तो उसमें 1 लाख रुपए ओपनिंग लाइबिलिटी थी, 1 लाख रुपए रिसिप्ट हो गया, 20,000 क्लोजिंग लाइबिलिटी थी। तो मुझे इससे भी पता लग जाएगा कि मेरा क्या बैलेंस बच रहा है। मुझे इससे पता लग जाएगा कि मेरा क्या बैलेंस बच रहा है। तो बताओ क्या बैलेंस बच रहा है? 1,80,000। लेकिन बस अभी आप 1,80,000 लिखना मत। लेकिन आपको पता लग गया ना कि आपका क्या बैलेंस बच रहा है बच्चों जी यहाँ पर? 1,80,000। तो अगर मान लो क्वेश्चन कुछ ना कहता तो मैं तो ये सीधा 1,80,000 रुपये कहाँ ट्रांसफ़र कर देता? INE अकाउंट में। बात समझ आई? क्लियर है सबको? लेकिन उसने इस पॉइंट में एक छोटा सा ट्विस्ट लगा दिया था। उसने क्या ट्विस्ट दे रखा है जी? हाँ, उसने ये कह दिया था 0.4 के एडजस्टमेंट में कि आधी डोनेशन को कैपिटलाइज करो
और आधी ही इनकम लो, यही उसने कहा था। तो मैं 1,80,000 को इनकम नहीं मान सकता, मेरी मजबूरी हो गई क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट की वजह से। वैसे तो मेरा आंसर आ गया क्लोज, लेकिन क्वेश्चन ने कहा था कि आप आधी ही एंट्रेंस फीस को इनकम मानोगे, तो मैं कितने को इनकम मानूंगा? सिर्फ 90 को। और बची हुई 90 को तो मैं क्या शो करूंगा? लाइबिलिटी, है ना, कैपिटलाइज। तो मतलब खाते में ऐसे ही लिख रहा हूँ कैपिटलाइज, उसको आप दिल पर मत लगाना कि ये कौन सा नया अकाउंट आ गया। मतलब वो तो आपको समझाने के लिए कि भाई आधी जो है उसको क्या करेंगे? कैपिटलाइज। तो 90,000 को क्या करना पड़ेगा? कैपिटलाइज। और बची हुई 90 को क्या मान लेंगे हम? इनकम। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, ये मेन चीज़ है कि 90 हमारी इनकम होगी और 90 को हम लाइबिलिटी में शो करेंगे, वो कैपिटलाइज होगी। तो वो क्वेश्चन ने क्योंकि कहा इसीलिए करना पड़ा, नहीं तो मेरे तो आंसर 180 आ गया था। तो आप ये अकाउंट बना लो, तो इससे आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि क्या हो रहा है। तो क्लियर हो गया भाई सब बच्चों को? तो बस ये आप अपने समझने के लिए ऐसे बना लो। तो अब हम 90 को इनकम में लिख लेंगे और 90 को लाइबिलिटी में लिख लेंगे, हाँ क्लोजिंग में ऑब्वियसली। तो अब मैं जा रहा हूँ, तो 90 लेकर चलते हैं। तो 90 क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख लेते हैं पहले। तो यहाँ नाम दे देंगे एंट्रेंस डोनेशन और ब्रैकेट में लिख दो क्या? कैपिटलाइज्ड। इसको ऑल्टरनेटिवली कैपिटल फंड में भी जोड़ा जा सकता है, लेकिन आप ठीक है ऐसे सीख रहे हो तो ये भी सही है। तो 90 को तो हमने कैपिटलाइज कर दिया, लाइबिलिटी में दिखा दिया, और बची हुई 90 को कहाँ लिख देते हैं? इनकम में लिख लेते हैं बाय एंट्रेंस डोनेशन ब्रैकेट में वर्किंग नोट 90। तो ये हमें वर्किंग नोट से पता चला। अगर वो 50% वाली बात ना बोलता तो मेरा ये सीधा आंसर यहाँ पर कितना आ जाता? 180। तो क्लियर हो गया पॉइंट एंट्रेंस डोनेशन का? चलो, तो ये आपका एडजस्टमेंट 4 और लगे हाथ 7 भी खत्म हो गया। चलो, तो 4 और 7 खत्म। उसके बाद है जी नंबर 5। नंबर 5 में तो दे रखा है उसने द कॉस्ट ऑफ एसेट सोल्ड नेट एज ऑन 1 अप्रैल 2019 वॉज 10,000। और एसेट से रिलेटेड एक और एडजस्टमेंट है नीचे नंबर 6, ये भी देख लेते हैं। कह रहा है डेप्रीसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 10% ऑन एसेट्स। ठीक है, तो एसेट्स का हमें बैलेंस देखते हैं क्या दे रखा है। तो ओपनिंग बैलेंस कितना दे रखा है एसेट्स का? 5 लाख। तो पहले तो इसको ही लिख लेते हैं, कहाँ लिखेंगे? ओपनिंग बैलेंस शीट में तो आ जाओ, एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, ये गिवन है 5 लाख। उसके बाद और क्या जानकारी दे रखी है उसने एसेट्स के बारे में? और उसने दे रखा है एडजस्टमेंट। बाकी इसमें देख लेते हैं कि इसमें कोई पेमेंट या रिसिप्ट तो नहीं है कहीं एसेट से रिलेटेड। ढूंढो, एसेट वर्ड कहीं नज़र आ रहा है? ठीक है, सेल ऑफ एसेट। तो ये उसने एक रिसिप्ट दे रखी है कि भैया सेल ऑफ एसेट 8,000। तो हमने जो एसेट बेचा तो इसका मतलब हमें रिसीव हुए 8,000, तो ये इसका मतलब होगी सेल वैल्यू। तो अब आपने एसेट जो बेचा, तो हम एक एसेट अकाउंट बना ले, क्योंकि एसेट की एडजस्टमेंट आ गई बहुत सारी, तो एक एसेट अकाउंट बना ही लेते हैं। चलो, और क्या, तो वर्किंग में एक एसेट अकाउंट भी बना लेते हैं, तो उससे हम एसेट वाले एडजस्टमेंट को समझ जाएंगे। तो एसेट अकाउंट, तो एक छोटा सा बना लो। तो टू बैलेंस BD कितना दे रखा है? ओपनिंग बैलेंस 5 लाख। उसके बाद बाय बैंक
डेट का कॉलम भी बनाऊं सिर्फ आपको समझाने के लिए, आप चाहे मत बनाना। 1 अप्रैल 2019। अब हमने 1 अप्रैल को पहले दिन ही अपना एसेट बेचा भी है एक, है ना, सेल ऑफ एसेट। कितने रुपए में बेचा है? 8000। ये हमें कहाँ दे रखा है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, है ना। ये हमको कहाँ से पता चला? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से। तो आपने पहले ही दिन अपना एक एसेट बेचा भी है 8000 का। तो जब आप एसेट बेचते हो तो आपको ये पता ही है, और आप तो पढ़ भी चुके हो एसेट्स के बारे में, तो हो सकता है या तो कोई लॉस हो रहा होगा तो इधर आएगा, या कोई गेन हो रहा होगा तो इधर आएगा। ये बात तो क्लियर है। तो अब आपने जो एसेट बेचा है उसमें आपको क्या हो रहा है बताइए। तो ये आपको कैसे पता? तो अब देखो एडजस्टमेंट नंबर 5 का क्या यूज़ है। एडजस्टमेंट नंबर 5 में दे रखा है कॉस्ट ऑफ द एसेट सोल्ड ऑन 1 अप्रैल। 1 अप्रैल वाले दिन जो आपने एसेट बेचा है उसकी कॉस्ट है 10,000, ठीक है जी। और आपने बेचा कितने में? सेल वैल्यू कितनी है? 8,000। तो 10,000 का सामान 8,000 में बेच रहे हो तो क्या हो गया आपका? लॉस हो गया। तो इसमें अब आप लिख लो बाय लॉस 2,000, है ना। और लॉस ऑब्वियसली इसका मतलब कौन से खाते में जाएगा? INE में, क्योंकि लॉस है। तो समझ आया आपको कहानी? यहाँ तक ओके? तो 1 अप्रैल को आपने बेच दिया। अब ईयर के एंड पर 31 मार्च 2020 उसने एडजस्टमेंट 6 में क्या बोला है? आओ वो भी देख कर आते हैं। एडजस्टमेंट 6 में क्या बोला है? एडजस्टमेंट 6 में बोला है डेप्रीसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट 10% ऑन एसेट्स। कह रहे डेप्रीसिएशन लगाना है आपको अपने एसेट्स पर 10%। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि क्या पूरे 5 लाख पर ही डेप्रीसिएशन लगाओगे, या मतलब कुछ और विचार हैं आपके? बताओ, आप कितने रुपए के एसेट्स को डेप्रीशिएट करोगे? 4,90,000। वेरी गुड। क्योंकि 10,000 वाला एसेट तो बेच चुके, तो आपके पास एसेट सिर्फ कितना बचा है? ओनली 4,90,000। तो आप खाली 4,90,000 का 10% निकाल लो, कितना आएगा? 49,000। तो ये आपका डेप्रीसिएशन का खर्चा आ गया, बस और कुछ है नहीं। खाता ऐसे ही बनता है। तो जिन बच्चों ने डेप्रीसिएशन चैप्टर पढ़ लिया उन्हें तो और पता होगा। बस अब आपका बैलेंस बच जाएगा। तो क्या बच गया? क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस CD। तो ये आप निकाल लो कितना बचेगा बाय बैलेंस CD। 4,41,000। ठीक है। तो क्लियर हो गया सबको अकाउंट? अब इसकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ करेंगे? एक तो 2,000 का लॉस है वो भी INE में लिखेंगे। 49,000 का डेप्रीसिएशन है वो भी INE में लिखेंगे, एक्सपेंस है। और एसेट का जो क्लोजिंग बैलेंस बचा है वो कहाँ लिखेंगे? क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो चलो 3 चीज़ें लेके चलते हैं इस खाते से। तो 3 चीज़ें लेके चलते हैं जी। एक तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख लो फिक्स्ड एसेट्स 441, और INE अकाउंट में 2 चीज़ें लेके चलते हैं। एक तो उसने कहा था, मतलब जो हमने निकाला था लॉस ऑन सेल 2,000, और दूसरा क्या निकाला था? डेप्रीसिएशन 49,000। तो ये आपका एसेट से रिलेटेड भी सारा मांजरा सॉल्व हो गया। ठीक है, तो सबको बिल्कुल क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। तो देखो हौले हौले करते हुए 7 खत्म हो गई एडजस्टमेंट्स।
अब उसके बाद 8 और 9, अच्छा 10 तो कुछ है ही नहीं, ओह तो 10 पे तो टिक लगा लेता हूँ पहले ही। तो 10 तो कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, 10 तो एक इन्फॉर्मेशन थी, तो बस अब 2 बची हैं, 8 और 9। तो ये दोनों कंज्यूम्ड पार्ट से रिलेटेड है, 8 और 9, है ना। एक तो परचेज कह रहा है करा 15 लाख का, और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 2,10,000 का। तो एक बार मार्क कर लेता हूँ इन सब बातों का यूज़ किस किस से आएगा। एक तो स्टॉक, ठीक है ना, और क्रेडिटर। तो पहले तो यही लिखते हैं। तो ये 1 अप्रैल वाली इंफॉर्मेशन है, तो 1 अप्रैल वाला स्टॉक कहाँ लिखोगे आप? ओपनिंग बैलेंस शीट में। और 1 अप्रैल वाला क्रेडिटर ओपनिंग बैलेंस शीट में। तो पहले हम ये ओपनिंग वाली फिगर्स लिख लेते हैं, स्टॉक की 380 और क्रेडिटर की 1112। तो पहले ये लिख लेते हैं, आ जाओ। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में ये लिख लेते हैं, स्टॉक 380 और ओपनिंग वाले में ही क्रेडिटर 1112। अब क्योंकि हमने स्टॉक का और क्रेडिटर का दोनों का खाता भी बना रखा है, तो वर्किंग नोट में चलते हैं। तो वर्किंग नोट में आ जाते हैं। तो क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस किस साइड लिखोगे? बाय बैलेंस BD 1112। और स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस किस साइड लिखोगे? टू बैलेंस BD 380। तो ठीक है भाइयों बहनों, कंफर्टेबल है यहाँ तक? अब उसके बाद आपको अगर याद हो कंज्यूम्ड पार्ट में क्या सिखाया था? कंज्यूम्ड पार्ट में सिखाया था कि भैया क्रेडिटर को हमने जो भी पेमेंट करी होगी, है ना, वो पेमेंट साइड पर हमें पता होगी। वो देख कर आते हैं कि क्रेडिटर को कितनी पेमेंट करी है ना। तो वो देख कर आते हैं जरा, क्रेडिटर को कितनी पेमेंट कर रखी है। आइए जी, तो ये रहा, देखो दूसरे नंबर पर ये क्रेडिटर को हमने पेमेंट कर रखी है 15,20,000 की, है ना। तो इसकी एंट्री भी हुई होगी, क्रेडिटर डेबिट टू कैश। तो अब इसकी पोस्टिंग क्रेडिटर अकाउंट में कर देते हैं। कहाँ करेंगे? डेबिट से। तो ये हमने कर दी पेमेंट 15,20,000। ठीक है जी, सबको कहानी क्लियर है? फिर इसी कॉन्सेप्ट में अगली चीज आपको सिखाई थी कि जो भी हम सामान उधार पे खरीदते, अच्छा क्रेडिट परचेज की जर्नल एंट्री सुना ना, क्रेडिट परचेज की? हाँ, तो आपको जब ये कंज्यूम्ड पार्ट वाला कॉन्सेप्ट सिखाया था तो उसमें याद है बताया था कि इधर क्रेडिट परचेज लिखा जाता है क्योंकि क्रेडिटर से खरीदा होता है आपने। तो जो भी हमने क्रेडिट पर परचेज करा है, तो अगर आपको वो कॉन्सेप्ट याद हो तो वो सिखाया था ना कि वो क्रेडिट परचेज कहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है? स्टॉक अकाउंट में। ये आपको कंज्यूम्ड पार्ट में स्टोरी सिखाई थी, अगर आपको याद है तो। बाकी मतलब मुझे तो याद है, आपको याद है ये? आप देख सकते हो अपने, जब आपको कॉन्सेप्चुअल अकाउंट बनवाए थे उसमें ये बताया था कि क्रेडिट परचेज जो करते हैं हम क्रेडिटर से, तो वो क्रेडिटर अकाउंट में उधर आता है क्रेडिट साइड पर, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ गई, और इधर आपका स्टॉक बढ़ गया, सामान बढ़ गया, आपने सामान खरीदा तो स्टॉक बढ़ गया। तो कितने रुपए दे रखा है हमको क्रेडिट परचेज? ये पॉइंट आपका एडजस्टमेंट नंबर 7 कवर कर देगा। तो देखो, मतलब एडजस्टमेंट 8 में लिखा है परचेज मेड ड्यूरिंग द ईयर 15 लाख। तो 15 लाख रुपए का आपने माल खरीदा है उधार पर, तो इस पर लिख लो जी 15 लाख। 15 लाख। तो इसमें मैं लिख देता हूँ आपकी सहूलियत के लिए। तो ये बेसिकली पॉइंट नंबर 8 आपका डील हो गया, एडजस्टमेंट क्रेडिट परचेज। ठीक है, ओके। और लास्ट एडजस्टमेंट नंबर 9 में क्या दे रखा है? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 2,10,000। तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखोगे? क्लोजिंग स्टॉक
एक तो बैलेंस शीट में भी लिखोगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख लेते हैं पहले, तो आ जाओ। क्लोजिंग स्टॉक 2,10,000 और स्टॉक अकाउंट में किस साइड लिखोगे? क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस सीडी। कितना दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक? 15 लाख, नहीं सॉरी 2,50,000, 10,000, ओके 2,10,000। तो ये आ गया बाय बैलेंस सीडी क्लोजिंग स्टॉक। तो ठीक है भाइयों बहनों, सबको कॉन्सेप्ट अगर जिसने ढंग से पढ़ा हो तो यही सिखाया था, क्रेडिटर और स्टॉक अकाउंट। तो अब आप दोनों खाते क्लोज कर सकते हैं, क्रेडिटर वाला खाता भी और स्टॉक वाला खाता भी। क्रेडिटर के खाते में इधर बैलेंस आपका बच जाएगा और स्टॉक के खाते से आपको क्या पता चलेगा? कंज्यूम्ड पार्ट, है ना, कंज्यूम्ड पार्ट, यही कॉन्सेप्ट था। तो पहले क्रेडिटर अकाउंट का टोटल कर लेते हैं। 16,12,16,12 में से 15,20 गया, 92,000। तो क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस आपको पता चल गया, टू बैलेंस सीडी, है ना। तो इसको तो अभी हम बैलेंस शीट में लिख लेंगे, क्लोजिंग बैलेंस 92,000। और स्टॉक अकाउंट का भी आप टोटल कर लो, 18,80 में से 2,10,000 माइनस कर दो, तो कितना बैलेंस बचेगा? 16,70,000। तो याद आ गया ना, इसको हम बोलते हैं कंज्यूम्ड पार्ट। बाकी इसको ट्रांसफ़र कहाँ कर देंगे? INE अकाउंट में, 16,70,000। तो क्लियर है भाई सब बच्चों को बिल्कुल अच्छे से? कोई भी दिक्कत परेशानी तो नहीं? अच्छा, तो क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस शीट में ले जाते हैं और वो कंज्यूम्ड पार्ट INE में ले जाते हैं। तो चलो जी, अब तो क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस लिख लो पहले तो बैलेंस शीट में। क्रेडिटर्स 92,000 और कंज्यूम्ड पार्ट लिख लो जी INE अकाउंट में 2। कंज्यूम्ड स्टॉक 16 लाख, कितना निकला था? 70। तो क्लियर हो गया भाई सबको? ओके, चलो। तो एडजस्टमेंट्स का तो सबका खेल हमारा समाप्त हो गया, तो बहुत बहुत मुबारकबाद। बाकी अब हम ओपनिंग आइटम्स फिल कर लेते हैं, फिर R&P में चलेंगे। तो ओपनिंग में हमने क्या क्या लिख लिया? फिक्स्ड एसेट लिख चुके, ठीक है, स्टॉक लिख चुके। अगला आइटम है एसेट है इन्वेस्टमेंट इन 12% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ 5 लाख। तो इसको एसेट में लिख लेते हैं। आ जाओ ओपनिंग बैलेंस शीट में, इन्वेस्टमेंट 12% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ 5 लाख। तो ये 12% से मेरा ध्यान आकर्षित हो रहा है इधर। क्या आपका भी ध्यान आकर्षित हो रहा है? इस 12% का क्या मतलब है? इंटरेस्ट, है ना। तो इसका मतलब है कि भाई, नीचे चला जाता हूँ वर्किंग में, इसका मतलब है कि हमारे पास साल के पहले दिन ओपनिंग में एक इन्वेस्टमेंट है 5 लाख की, है ना, ये गिवन है, और 12% उसमें कह रहा है रेट है। तो आपको साल के एंड में, यानी कि पूरे 1 साल का, कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए पहले ये देखते हैं। तो आप 12% निकालो, कितना आएगा? 60,000। ठीक है, वेरी गुड। तो अब मैं रिसिप्ट साइड में चेक करने जाऊंगा
कि क्या हमें वाकई में इंटरेस्ट 60,000 मिला है, ये हम चेक करने जाएंगे कि भाई हमें इंटरेस्ट कितना मिला है, ये हम चेक करने अब रिसिप्ट साइड पे जा रहे हैं कि हमें कितना इंटरेस्ट मिला है, ये चेक करके फिर वापस नीचे आएंगे। तो रिसिप्ट साइड में ये रहा जी, इंटरेस्ट रिसीव्ड यहाँ दे रखा है, तो हमें कितना मिला 58। तो इस कहानी का लिंक होता है, ये बचपन में क्लास 11th में जब ये चैप्टर पढ़ाए जाते हैं उस समय इनका नाम होता है इम्प्लाइड एडजस्टमेंट्स। इम्प्लाइड एडजस्टमेंट्स का मतलब होता है कि आपको अपने आप पहचानना है। तो अब मैं आपसे पूछूंगा कि आप क्या अपने आप पहचाने। उसने इंटरेस्ट रिसीव्ड हमें दे रखा है, यानी कि आपको जो इंटरेस्ट मिला वो दे रखा है, गिवन है 58,000। तो आपको अब अपने आप पता लगाना है इम्प्लाइड एडजस्टमेंट कि भाई इसका मतलब क्या, कि आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए 60। पहले आप उससे एग्री कर रहे हो, मिलना कितना चाहिए 60, लेकिन आपको रिसिप्ट में दे रखा है आपको मिला कितना है 58। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि 2,000 रुपये का जो इंटरेस्ट है वो आपको मिलना तो चाहिए बट मिला नहीं, तो इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, एक्रूड इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये एक हिडन या इम्प्लाइड एडजस्टमेंट होती है, इसको बोलते हैं इम्प्लाइड एडजस्टमेंट। तो क्लियर हो गया सब बच्चों को, किसी को इसमें परेशानी तो नहीं। तो इंटरेस्ट एक्रूड हमें यहाँ से पता चलता है 2,000 रुपये। तो अब इसका ट्रीटमेंट बताओ अब क्या होगा। तो इसको हम बैलेंस शीट में एज एन एसेट शो कर देंगे। ठीक है, इंटरेस्ट एक्रूड। तो ये हमारी एक इम्प्लाइड एडजस्टमेंट थी, तो इसको हम बैलेंस शीट में आ जाओ शो कर देते हैं। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में चलते हैं पहले तो एक तो इन्वेस्टमेंट लिख लो, है ना, इन्वेस्टमेंट्स 5 लाख की तो इन्वेस्टमेंट्स है ही, और साथ ही साथ लिख लो एक्रूड इंटरेस्ट सितारा 2,000 का एक्रूड इंटरेस्ट, ये पता चल गया। ठीक है, और इसका एक्रूड इंटरेस्ट का दूसरा इफेक्ट क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग इफेक्ट इनकम। तो जब हम इनकम साइड पर अपना इंटरेस्ट रिसीव्ड शो कर रहे होंगे ना 58,000 अंदर, तो हम एक्रूड इंटरेस्ट को भी इसी इनकम में जोड़ देंगे, क्योंकि ये हमारी इस साल की ही इनकम है, मिली नहीं वो अलग बात है, पर इनकम तो है। तो हमारी इनकम कितनी होनी चाहिए 60। तो हम इंटरेस्ट को अपना 60,000 ही अपनी इनकम शो करेंगे, जितना हमें मिलना चाहिए था। 2,000 मिला नहीं तो उसको हमने कह दिया एक्रूड। तो क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट भी। तो ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार आता है, ये आप ध्यान रखना, मतलब इस पर अलग से चाहे स्टार लगा लेना। तो ये एक अच्छा पॉइंट था। चलो, तो ये भी हो गया। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन तो लिख ही लिया था हमने। फिर है प्रीपेड इंश्योरेंस, तो इसको एसेट में लिख लेते हैं और इंश्योरेंस पर तारा लगा देते हैं। पेमेंट्स में दे रखा है ना इंश्योरेंस 5,000, तो एक खाता और बना लेते हैं। चलो, तो पहले तो आप ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख लो प्रीपेड इंश्योरेंस, कितना दे रखा है प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000, है ना, ओपनिंग में दे रखा है प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000। और इंश्योरेंस का खाता और मैं बना रहा हूं सिर्फ आपके लिए, ये एक एक्सपेंस अकाउंट बना रहा हूं। तो हमें प्रीपेड का ओपनिंग बैलेंस कितना दे रखा है 1,000, तो वो हम एसेट की तरह डेबिट साइड पर लिख लेंगे। और इंश्योरेंस की पेमेंट कितनी दे रखी है हमको, पेमेंट R&P अकाउंट पेमेंट दे रखी है 5,000, है ना, ये पेमेंट साइड पे दे रखा है 5,000। तो अब आप बताओ भाइयों बहनों,
INE में कितना ट्रांसफ़र करोगे? बैलेंस आ गया ना, क्लोजिंग कुछ है नहीं, तो INE में कितना ट्रांसफ़र कर देंगे? 6,000। क्लियर हो गया? तो हमने इंश्योरेंस अकाउंट भी इसीलिए बना लिया क्योंकि इसकी बात भी दे रखी है। तो अब आप अपने INE अकाउंट में इंश्योरेंस को 6,000 रुपये ले चलते हैं। तो अब मैं INE अकाउंट में जा रहा हूँ 6,000 रुपये लेकर। तो आप भी चलो। टू इंश्योरेंस ब्रैकेट में वर्किंग नोट 6,000 रुपये। ओके। उसके बाद अगला आइटम सन्ड्री क्रेडिटर, ये हमने लिख ही लिया। सब्सक्रिप्शन एडवांस, ये भी हमने लिख ही लिया। एंट्रेंस डोनेशन, ये भी हमने लिख ही लिया। बस एक और लिख लेते हैं, क्या? ग्रेचुटी फंड 1.5 लाख। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख लेते हैं ग्रेचुटी फंड। डेढ़ लाख। तो क्लियर हो गए भाई ओपनिंग आइटम्स सब बच्चों को? चलो अब चलते हैं आखिरी दाव खेलने, यानी RNP अकाउंट में। तो पहले रिसिप्ट साइड से शुरू कर रहा हूँ, तो आप बताते रहना। सबसे पहले दे रखे है जी ओपनिंग बैलेंस कैश का और बैंक का। ये कहाँ लिखना है? ओपनिंग बैलेंस शीट में। चलो तो ओपनिंग बैलेंस शीट में चलते हैं जी। तो कैश का बैलेंस लिख लो 10,000, बैंक का बैलेंस लिख लो 3850। तो कितना मज़ा आ रहा है इस क्वेश्चन में। एग्ज़ाम में कितने मार्क्स का आएगा ये क्वेश्चन? कितने मार्क्स का आएगा? 20। तो मतलब कितना बढ़िया है, 20 नंबर फ्री। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हमने लिख ही लिया, टिक। एंट्रेंस लिख ही लिया, टिक। इंटरेस्ट लिख ही लिया, टिक। एसेट लिख ही लिया, टिक। मिसलीनियस इनकम, ये क्या है? हाँ, रेवेन्यू रिसिप्ट, तो ये इनकम में लिख लेंगे। और रिसिप्ट्स ये सब कॉफ़ी बेचकर, सॉफ्ट ड्रिंक बेचकर, स्विमिंग पूल, ये वो फलाना, ये सब क्या हैं? ये भी सब रिसिप्ट। तो इन सबको इनकम में चेप लेते हैं एज इट इज़, इन पांचों को। तो 9,000, 10,70, 5,10, 80, 1,2। तो याद रखना। बताओ क्या क्या थी फिगर? 9,000, 10,70, 5,10, 80 और 1,8। 1,00,000, 1,02,000। ठीक है, ठीक है। तो ये आपकी सारी आ गई जी रेवेन्यू रिसिप्ट। तो इनके नाम बताना। ये तो सब रिसिप्ट्स थी। 9,000 क्या था? मिसलीनियस इनकम। ओके। तो ये सब बच्चों नॉर्मल रेवेन्यू रिसिप्ट्स होते हैं। ये नॉर्मल रेवेन्यू रिसिप्ट्स ही हैं, तो अपना इनकम में लिख लेंगे सब। ठीक है, तो लिख लो ये सब हमारी नॉर्मल इनकम्स हैं। मिसलीनियस इनकम, रिसिप्ट्स, ये वो। चलो तो रिसिप्ट साइड भी ख़त्म हो गई भगवान की कृपा से। अब चलते हैं जी पेमेंट साइड पर। सैलरी लिख चुके, क्रेडिटर का काम हो गया। एक बार ये बताना, एक बार प्रिंटिंग स्टेशनरी क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पोस्टेज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। टेलीफोन, रिपेयर। और ये 3 या ये 2 जो हैं, ये उसने पॉइंट 10 में खुद दे के बताए थे कि इन्हें एसेट मत मानना, इन्हें क्या लेना? एक्सपेंडिचर। गार्डन अपकीप, मतलब गार्डन की देखभाल करना, ये भी क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मेंबरशिप फीस, ये भी क्या है?
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही होगा, और क्या होगा भाई? आपने 4000 की पेमेंट कर रखी है, तो ये 4000 की पेमेंट क्या कोई एसेट थोड़ी ना होगा भाई। 4000 की मेंबरशिप फीस आपने पे करी है, तो ये सब तो एक बेसिक पेमेंट्स हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे चेप लेंगे। बाकी इंश्योरेंस लिख चुके, इलेक्ट्रिसिटी लिख चुके, क्लोजिंग बैलेंस बता दो ये कहाँ लिखने हैं? क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो पहले क्लोजिंग बैलेंस लिख लेते हैं और फिर ये सारे चेप लेंगे, ठीक है? वो सारे चेपने आपको हरे से लेकर हरे तक एक्सपेंडिचर में, लेकिन पहले क्लोजिंग बैलेंस लिख लेता हूँ कैश का और बैंक का। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में चलते हैं जी। कैश 8000 और बैंक 224,600। अब वो खर्चे की लिस्ट बता दो भाइयों बहनों, जो चेपने थे हमें 2। कितने थे आइटम्स? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 चीज़ें चेपनी है एज इट इज़। 70,000 से लेकर 4,000। 70 40 52 48 12 14 8 4, ठीक है? याद रखना। बताओ कितने कितने थे? 70 40 52 48 12 14 8 और 4। चलो कर्टेसी करने आए, उन्होंने बताया, ठीक है? चलो तो सब चेप लो बच्चों जी। ये सब हमको खर्चे चेपने हैं, तो इनके नाम भी लिख लें, वो भी बता दो। चलो इसी ऑर्डर में क्या क्या है? सर ये आप बताओ, हम नहीं बताएंगे। चलो ये मैं बता देता हूँ क्या है जी। प्रिंटिंग, पोस्टेज, टेलीफोन, रिपेयर्स, क्रॉकरी, उसके बाद ग्लास। अच्छा वो ग्लास है, 12,000 के ग्लास है। हालांकि उससे हमारी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारा तो आंसर आ ही जाएगा। और 8,000 के क्या हैं? गार्डन अपकीप, गार्डन की देखभाल करना। और 4,000 कोई मेंबरशिप के पैसे दिए होंगे हमने। चलो तो ओके हो गया, पूरा R&B भी खाली हो गया, ठीक है? तो अब सबसे पहले चलो आप यही निकाल रहे हो या क्या निकाल रहे हो? यही निकाल लो। चलो वैसे हालांकि ओपनिंग बैलेंस शीट से पहले कैपिटल फंड निकाल सकते हो आप, लेकिन चलो आप यही निकाल लो। तो ये टोटल करते हैं। तो अब क्रेडिट का जोड़ो, फिर मुझे भी बताना, फिर बैलेंस निकाल कर जो बचेगी फिगर, क्या पता उधर बचे, तो मतलब जो भी बचेगी वो फिगर निकाल के बताओ। ठीक है, तो क्या बच रहा है बैलेंस? टोटल कितना आ रहा है? 4 लाख। अच्छा 21,46,000। ओके, तो मतलब डेबिट साइड ज़्यादा है, ठीक है? तो डेफिसिट बचेगा आपका। तो भाइयों बहनों इधर बैलेंस बचेगा डेफिसिट साइड। तो माइनस करके बताओ क्या बच रहा है? 30,250, ठीक है? तो इन पर भरोसा कर रहे हैं मित्र पर। तो बाकी बच्चे भी देख लो अपने मन की संतुष्टि के लिए कि भाई यही आ रहा है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं। तो ये बिल्कुल सही आंसर है जी, डेफिसिट 30,250, ठीक है? बाकी एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे देता हूँ, बाय चांस आप गलती से किताब खोल लो, अगर गलती से बाय चांस आपने खोल ली तो आप घबराना मत, बाल मत नोचना अपने कि भाई ये क्या किताब वालों ने कर रखा है। किताब वालों ने, अगर आप आंसर देखेंगे तो उनका सेम ही आ रहा होगा, लेकिन उन्होंने एक छोटा सा चीता बना कर रखा है, वो आप सुन लो कि क्या कर रखा है। भाई हमने कंज्यूम्ड स्टॉक कितना निकाला?
16,70,000 है ना जी। और इधर हमने कुछ कॉफ़ी पत्ती बेच के ये वो बेच बूझ के कुछ ये रिसिप्टें थी हमारी, देख रहे हो अब ये कुछ थी ना रिसिप्टें कि हमने कॉफ़ी बेची, चाय बेची, स्विमिंग पूल बेचा या पता नहीं क्या क्या करा, ऐसा कुछ था। तो किताब वालों ने वो कॉस्ट यानी कि मतलब वो कंज्यूम्ड जो हुआ और वो जो रिसिप्ट्स हैं इनको नेट ऑफ कर दिया। मतलब आप क्रेडिट और डेबिट को अगर नेट निकाल दोगे, इस ब्लू वाली फिगर की नेट फिगर निकाल दोगे, तो उन्होंने उसको खाली खाली एक नेट इफेक्ट की फिगर दिखा रखी है क्रेडिट साइड पर, ठीक है ना, बस ये कर रखा है। अगर वो भी गलती से आप किताब पे हाथ लगाओगे तो, नहीं तो आपको वो करने की ज़रूरत नहीं, तो आपका आंसर सही है, ठीक है। चलो तो खैर हमें उससे मतलब नहीं है। तो डेफिसिट आ गया जी 30,250। अब हम क्या क्लोज कर दें, ओपनिंग बैलेंस शीट है ना, वो क्लोज करनी पड़ेगी वर्किंग में जाकर, क्योंकि उससे हमें पता चलेगा कि हमारे पास कैपिटल फंड कितना है। तो ये निकालना है आपको जी कैपिटल फंड। तो ये आप बताओ टोटल कितना आ रहा है, 14,06,850, ठीक है। उसमें से ये सब माइनस कर दो, 10,29,800। तो इसका मतलब हमारे पास ये कैपिटल फंड आ गया। तो इस एनजीओ के पास दो फंड्स हैं, एक कैपिटल फंड मतलब जनरल फंड और एक ग्रेच्युटी फंड, ठीक है। तो यही आएगा। तो अब इन फंड्स को हम कहाँ लेकर चलें, ग्रेच्युटी फंड और कैपिटल फंड को, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो लिख लो क्लोजिंग बैलेंस शीट में ग्रेच्युटी फंड 1,50,000, उसमें तो कोई चेंज नहीं आया। बाकी कैपिटल फंड 10,29,850 अंदर लिख लेना। और इसमें क्या घटाओगे, इसमें से डेफिसिट कितना निकाला था आपने, 30,250। तो ये माइनस करके बाहर बताना कितना आ रहा है, 9,99,600। तो अब भगवान का नाम लेकर दोनों साइड का टोटल करके देखो, तो अगर सेम आ रहा है तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है मैंने, अलग अगर आया तो आपकी गलती। तो दोनों साइड का कितना आ रहा है, 13,92,600, ओके। और इधर का भी यही आ रहा है 13,92,600, ठीक है। तो इसका मतलब बिल्कुल सही है हम, ठीक है। तो सबको मतलब प्रोसेस समझ आया। तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। इसमें आपने एक्सपेंस अकाउंट देख लिए, इनकम अकाउंट देख लिए, इंटरेस्ट देख लिया, और भी मतलब भिन्न भिन्न प्रकार की एडजस्टमेंट्स जो थी वो देख लिया। चलो तो क्लियर हो गया सबको। और